नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। 7 मार्च का करंट अफेयर, पिछले जो भी करंट अफेयर्स आपके छूटे हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं और लगातार आपके पूरे करा दिए जाएंगे। और आज की शुरुआत करते हैं हम आज के विचारों के साथ। और जाना पहचाना चेहरा है, हम सभी इनसे परिचित हैं और लगभग लोग आप हम सभी इनसे कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। इतने डाउन टू अर्थ, इतने बड़े बिजनेसमैन हमारे सामने रहते हैं तो हमें एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा इनको देखने के बाद मिलती है। तो इनका कहना है कि हर सफलता के पीछे आपकी मेहनत निर्भर करती है, अतः आप कितनी सफलता चाहेंगे, आपको आपकी मेहनत तय करेगी। यानी आपको जितनी ज़्यादा सफलता चाहिए, आपको अपनी मेहनत उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आप देखेंगे जितने भी सफल लोग रहे हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हों, उन सभी का एक ही कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी आप व्यक्तित्व से मिले, चाहे वो हमारे ग्रंथों से मिले, सब जगह आपको, क्योंकि हम यदि गीता भी पढ़ते हैं तो वो भी कर्म पर आधारित होती है। कर्म का मतलब ही होता है मेहनत या परिश्रम। जितना हम परिश्रम करेंगे, परिश्रम से सब कुछ हासिल करा जा सकता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज हो। आगे की तरफ बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे आपको जानकारी के साथ कि यदि आप मेंटोरशिप प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी की प्लेटफॉर्म से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में जारी की गई आईपी सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 42 होगा। ये आईपी रैंक जो है हमारे यहाँ जो बौद्धिक सूचकांक होता है उस पर आधारित थी और इसमें भारत की जो रैंक है 42 रहे। ये जारी कौन करता है? अभी क्या हुआ है कि जो एस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसके द्वारा ये जो नवीनतम रैंक जारी की गई है, आईपी इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें भारत 55 देशों में 42वें स्थान पर है। और स्वाभाविक रूप से 2023 का जो सूचकांक है इसमें यूएसए जो है पहले स्थान पर है, इसके बाद यूके है और दूसरी इसके बाद है आपका फ्रांस है। और इसके बाद क्या इसमें जो रिपोर्ट है इनका डिटेल यदि आप जाओगे तो ये कहेंगे कि जो भारत का एक विश्व में पे एक प्रभाव है, वैश्विक मंच पे वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारत का एक आकार, आर्थिक रूप से यहाँ पर आकार की बात हो रही है, जनसंख्या की नहीं बात हो रही। भारत का जो एक प्रभाव है आर्थिक रूप से वैश्विक मंच पर काफी तेज से बढ़ रहा है। और भारत में क्या है, भारत में नवाचार काफी अच्छा हो रहा है। और हमने एक नवाचार ये भी किया है कि हमारे यहाँ जो एक बौद्धिक संपदा होती है उसको हमने क्या किया है, उस पर हमने अपना एक प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। और जो एक नवाचार है, हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स हैं काफी तेजी से हो रहे हैं, हमारे यहाँ नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, नवाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इन सब चीजों का इस रैंक पर प्रभाव पड़ा है। और इन पहले हमारी एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे भारत की कि हमारे यहाँ नवाचार तो बहुत सारे होते थे, हमारे यहाँ बहुत सारी खोजें हुई, लेकिन हम लोगों के पास यदि एक कमी थी तो वो थी कॉपीराइट्स की। हमारे पास अपने उन चीजों के कॉपीराइट्स नहीं है। तो अब क्या हुआ है कि कॉपीराइट्स की भी डिमांड धीरे धीरे हो रही है। सरकार ने इस पर भी कार्य करना शुरू किया है कि लोगों को जो भी एक नवाचार हो रहा है, यदि वह 100% नवाचार है, उनकी ही खोज है, उनकी एक बोलते हैं बौद्धिक संपदा है। यानी बौद्धिक संपदा कहने का मतलब ये कि वो आपने कोई एक इनोवेशन सोचा है, कोई आपके अंदर एक नई सोच है, स्वयं की एक सोच है, जो वो प्रेरणा कहीं से भी हुई हो, लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट्स उसके ले सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज की भी कॉपीराइट्स लिए हुए हैं। तो कॉपीराइट्स आपकी यदि खुद की खोज है तो उस पे लिए जा सकते हैं। और हम लोग इस पहले इन चीजों में ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करने लगे हैं, ध्यान देने लगे हैं। तो हमारे अंदर भी एक समझ विकसित हुई है। यूएसए और यूके और फ्रांस ये सब इन चीजों से पहले ही अवेयर थे। तो कई बार उन्होंने क्या हुआ है कि इंडिया की भी खोजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमारी बहुत सारी खोजों को लोगों ने उसके कॉपीराइट्स ले लिए हैं। विशेषकर मेडिकल के क्षेत्र में हमको इसका काफी नुकसान हुआ है। तो इसमें भारत की जो रैंक आई है 42 आई है और भारत अब इस पे आगे बढ़ रहा है। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। रायसीना डायलॉग का भी हाल ही में क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। और ये बताना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है विदेश मंत्रालय के द्वारा। इटली की प्रधानमंत्री हैं ग्योर्गिया, ये अभी आई हुई थी और प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है। एक्चुअली में ये केवल अकेले विदेश मंत्रालय के द्वारा नहीं होता, एक एनजीओ है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इसको आप ओआरएफ की आपने कई बार वेबसाइट देखी होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। वहां पर काफी सारे जो फॉरेन कहते हैं जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, आप उनको आप पढ़ सकते हैं। तो उसके और विदेश मंत्रालय के दोनों संयुक्त रूप से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसका जो स्थापना वर्ष था ओआरएफ का 1990 था। अब ये क्या होता है कि हर बार एक थीम होती है, एक इसका नाम ही रखा गया है रायसीना डायलॉग।
यहाँ पर एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं एक सेमिनार होता है, लोग अपने वैचारिक मंच होता है, विश्व के विदेश जितने भी विदेश मंत्री होते हैं सभी लोग यहाँ पे आते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर भी विदेश के होते हैं जो यहाँ पे आते हैं और सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली हुई है, तो इस बार थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण हो जा रहा था। और 3 दिवसीय कार्यक्रम था। इटली की प्रधानमंत्री, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष है हमारे यहाँ देश में, इन्होंने विजिट किया तो कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो जियोर्जियो मेलोनी है, इनका नाम हमें याद रखना है। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि एशियाई एकीकरण के साथ विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय के लिए संभावनाएं तलाश करना है। और ये रायसीना डायलॉग, हमारे यहाँ की जो विदेश मंत्रालय है वो रायसीना पहाड़ी पे है, इसलिए इसका नाम रखा गया है रायसीना डायलॉग। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। जन औषधि जन चेतना अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? ये चलाया जाता है औषधि मंत्रालय यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, और ये 5वां जन औषधि है। 7 मार्च को मनाया जाता है। भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं और इन्होंने इसकी 1 मार्च से शुरुआत कर दी है। और इस बार का जो थीम है जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। विशेषकर जो जेनरिक मेडिसिन आती हैं जो कि वही होती है एक तरह से जो कि बाकी की मेडिसिन होती हैं वो थोड़ी सी सस्ती होती हैं, तो उनके लिए अवेयरनेस लाई जा रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और विशेषकर इसके लिए अलग अलग प्रकार से क्विज ऑर्गेनाइज की जाती है, जो भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उनके साथ मिल करके ये पूरा एक कैंपेन चलाया जाता है। यूपी सर ये इसकी जो शुरुआत हुई थी जन औषधि योजना की, इसकी शुरुआत यूपीए सरकार के द्वारा की गई थी 2008 में। बाद में इसको फिर बीच में थोड़ा सा कम हो गई, फिर भारत की जो वर्तमान सरकार है इन्होंने इसको 2015 में फिर से शुरू किया और इसको युद्ध स्तर पर लोगों के बीच में इसको प्रमोट किया। अब इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम जो आपने देखा वो जन औषधि केंद्र आपके आसपास दिखते होंगे, उनका नाम मिलता होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। तो जन औषधि केंद्रों में दवाइयां बहुत सारी आपको सस्ती मिलती हैं। उसका एक कारण ये होता है कि वो जेनरिक दवाइयां होती हैं, लाभ उनके उतने ही होते हैं, लाभ में कोई अंतर नहीं होता। तो ये है, ये अभियान चल रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। हेकानु जखालू जो है हेकानी जखालू किस विधानसभा की पहली महिला विधायक बनी है? तो ये बनी है नागालैंड की। नागालैंड के जो चुनाव हुए अभी हाल ही में विधानसभा के, उनका परिणाम आया है और ये जो हेकानी नकालू है ये नागालैंड की पहली महिला एमएलए हैं जो चुनकर के वहां पर आई हैं। और इनके साथ साथ एक क्या कहते हैं एक और प्रतिद्वंदी रही है इनकी, वो भी चुन करके आई हैं, सेल्हुआ क्रूश। और तो कुल मिलाकर 2 लोग चुने गए हैं। 2019 में इन्हें बाल और महिला विकास मंत्रालय द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नागालैंड की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। कोहिमा इसकी राजधानी है। पूर्वोत्तर में आप बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर, पश्चिम में उत्तर पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से ये घिरा हुआ है। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है। मिथुन जो है ग्याल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। और बेलीथ का ट्राइगोपन नागालैंड का राष्ट्रीय पशु है। कोन्याक सबसे बड़ी वहां की जनजाति है। इसके अलावा यदि आप बात करोगे तो आओस, तांगखुल, सेमास, अंगमी यहाँ से आते हैं। नागालैंड के आजकल एक बीजेपी के वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है, काफी फेमस है, काफी हेल्दी हैं और उन्होंने अपनी हिंदी भाषा में एक पकड़ के कारण बहुत लोकप्रियता हासिल की हुई है। तो आप उनको जान सकते हैं कि वहां पे इलेक्शन हुए हैं और रिजल्ट आए हैं। इसके अलावा अन्य जनजातियां भी वहां पाई जाती हैं। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? नियुक्ति की बात हो रही है। अभी हाल ही में जो संविधान पीठ है 5 लोगों की, उन्होंने इसका फैसला सुनाया है। तो ये जो नियुक्ति की जाएगी ये की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ये किसी कमेटी के द्वारा नहीं की जाएगी, कॉलेजियम के द्वारा नहीं की जाएगी, इसका कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक कॉलेजियम होगा जिसमें अब एक नई एंट्री भारत के मुख्य न्यायाधीश की हो गई है, साथ में लोकसभा में विपक्ष के नेता की हो गई है। पहले सरकार नियुक्त करती थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे, चुनाव आयुक्त कौन होंगे, लेकिन अब उस पे कुछ आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिसके बाद ये एक कॉलेजियम बनाया गया है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में फिर विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। और ये क्या करेंगे, एक व्यक्ति का चुनाव करके उसको क्या करेंगे, उनको नाम भेजेंगे किसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो उनकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। जिस प्रकार से हमारे देश में जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, जो चुने जाते हैं प्रधानमंत्री,
वो जो संसदीय किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो सबसे ज्यादा बहुमत के साथ आती है, वो अपना एक नेता चुनती है। वो नेता चुनने के बाद किसकी उनकी जो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारे देश में प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते, हमारे देश में संसद चुने जाते हैं। तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो संसदीय क्षेत्र पे संसद का चुनाव लड़ते हैं, एक चेहरा होते हैं प्रधानमंत्री के लिए, पहले से बता दिया जाता है कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे चुनाव जीतने के बाद। जब बहुमत में आती है कोई भी पार्टी, तो वो अपने संसदीय जो पूरे के पूरे अलायंस होते हैं बैठते हैं, अपना एक नेता चुनते हैं। नेता चुनने के बाद वो राष्ट्रपति के पास वो अपना नेता जाकर के बहुमत सिद्ध करता है कि मेरे पास इतने नंबर हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो शपथ दिलाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो चुनाव आयुक्त होंगे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब ये जो कानून अभी बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये तब तक के लिए है जब तक संसद, जो हमारे यहाँ का सब सर्वोच्च संस्थान है कानून बनाने का, वो जब तक कानून नहीं बना देता है, तब तक ये कानून लागू रहेगा। अब इसके अलावा शीर्ष अदालत, इसके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है, इनका ये कहना है कि यदि लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं होता, यानी उसके पास इतने नंबर नहीं है कि वह अपने एक मेंबर को नेता प्रतिपक्ष बना पाए, तो विपक्षी दल के नेता को निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधी समिति में शामिल किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने जो याचिकाकर्ता थी, उनकी आयुक्तों की प्रणाली पे 5 जजों की बेंच बैठी थी, उन्होंने ये सब चीजें बताई थी। तो पीएम हो गए, एलओपी हो गए, ठीक है। इसके बाद सीजेआई हो गए जो कॉलेजियम में होंगे। अब इनको हटाने का तरीका क्या रहेगा? इनको जो हटाने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा, संसद में महाभियोग चलाकर इनको हटाया जा सकता है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से इनको भी हटाई जाएगी। आयोग का अलग से एक बजट भी होगा। और कानून मंत्रालय, अभी तक क्या होता था कि जो कानून मंत्रालय को बजट आवंटित किया जाता था, वही केंद्रीय बजट का उनका एक हिस्सा होता था। साथ ही उनको एक सचिवालय होगा, जिस प्रकार से संसद का एक होता है। आयोग को यदि अधिकार होगा कि जहां कभी कोई रिक्ता हो या कानून में अस्पष्टता न हो, तो उसको क्या करे, वो कानून बना सके। 5 जजों की बेंच थी, इसमें जजों के नाम आपसे नहीं पूछेगा। 5 संवैधानिक पीठ थी, उन वो बैठ करके उन्होंने ये फैसला सुनाया है, और ये फैसला जो हुआ सर्वसम्मति के साथ हुआ है। अगले कानून तक ये लागू रहेगा। आगे की तरफ बढ़े, बात करेंगे यदि आप एमपीपीएससी प्री के कोर्स परचेज करना चाहते हैं या मेंस के कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। अपडेटेड कोर्स है, ये आपको प्ले स्टोर पे उपलब्ध रहेंगे। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश के किस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, इसमें आंसर भी आ गया है गलती से। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय, हमारे स्टेट का जो राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसको बेस्ट वाइल्ड लाइफ का अवार्ड दिया गया है। और ये इंडिया टुडे न्यूज चैनल है, जिसका आज तक न्यूज चैनल है, मैगजीन भी आती है इनकी, उनके द्वारा ये दिया गया है। और केंद्रीय मंत्री थे अर्जुन मेघवाल, जो टोपी लगाए हुए हैं, सर साइकिल से चलते हैं, जाने जाते हैं। बात करें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की, तो ये होशंगाबाद, जो वर्तमान में नर्मदापुरम है, उस जिले में आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा की पहाड़ियों में है, इसलिए इसका नाम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। 1981 में बनाया गया था और 1999 में ये प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस तारीख को लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है महिला दिवस 5 मार्च को, मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन। और इस योजना में क्या क्या है ये आप सभी को बता दिया गया है। ये इसमें जो मुख्य आपको बातें ध्यान रखनी है, 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु की महिलाओं के खातों में 1000 रुपए डाले जाएंगे, लेकिन वो किसी भी प्रकार से शासकीय सेवा में नहीं होने चाहिए या किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधि की महिला नहीं होनी चाहिए, उनके परिवार से कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, उनके पास कार नहीं होनी चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए, उन्हीं को दिया जाएगा। लेकिन आप ये जो पैसे आएंगे ये 10 जून से आएंगे, प्रत्येक माह की 10 तारीख को सभी के खाते में डीबीटी होंगे, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनको मिलेगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो ये इन्होंने किया है भोपाल में। और 3 मार्च को मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वां जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन था, इसकी शुरुआत की गई। यहाँ पर एक प्रमुख बात यह थी कि प्रोफेसर SR भट्ट द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, द पेनोरमा ऑफ द इंडियन फिलोसफर्स एंड थिंकर्स, इसका विमोचन भी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। और इसका जो आयोजनकर्ता कौन है? तो सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के द्वारा, इसके सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा
किया गया है। थीम थी नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद, ये सब चीज थी। और बहुत सारे देश जो कि विशेषकर जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए देश है वो इसके मेहमान होते हैं। वैचारिक मंच होता है, सभी लोग अपने बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो एक विचार होते हैं उसको इस मंच पे रखते हैं। मध्य प्रदेश की कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश की 3 महिलाओं को स्वच्छ सुजल अभियान से सम्मानित किया गया है। इनमें से एक है श्रीमती अनीता चौधरी, दूसरी है श्रीमती गंगा राजपूत। इनको क्या है, जल संरक्षण में विशिष्ट योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये जो है श्रीमती नीतू परिहार, इनको सरपंच है अपने ग्रामीण क्षेत्र की, इनको भी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से। छिंदवाड़ा जिले की जो जल सखी हैं श्रीमती अनीता चौधरी, इनको भी दिया गया है। साथ में छतरपुर जिले की जल योद्धा श्रीमती गंगा राजपूत को भी राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत पुरस्कृत किया गया है। ग्वालियर की सरपंच है नीतू परिहार, इनको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंफ्यूजन आप नहीं रखना। पहली तो बात तो ये, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। हमारे यहाँ के जो सांसद हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ये जल शक्ति में राज्य मंत्री हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे, यदि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको गलती नहीं करना है। कितनी तहसीलों को मिलाकर मऊगंज को प्रदेश का नया जिला बनाया गया है या बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 4 तहसीलों को मिलाकर के मध्य प्रदेश का यह 53वां जिला होगा। 4 तहसीलें, ये पहले रीवा जिले में आता था, अब रीवा जिले से अलग होकर के ये मऊगंज बनेगा, 5वां जिला होगा रीवा का। तहसीलें कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी मऊगंज है, दूसरी हनुमाना है, नई गढ़ी है, देवतालाब है, जहां से हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष आते हैं। 15 अगस्त को यहाँ पर पहला कार्यक्रम होगा, जो अगला जिला मुख्यालय तब तक बन जाएगा, वहां पर तिरंगा फहराया जाएगा। विशेषकर यहाँ की बात करें, ये यूपी से लगा हुआ क्षेत्र, यूपी बॉर्डर से लगा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग 135 यहाँ से गुजरता है। मुख्यमंत्री की घोषणा अभी ये जिस दिन उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना की घोषणा करी उस दिन करी है। अब आज का करंट अफेयर खत्म करने से पहले आप सभी के लिए आज का प्रश्न ये रहा, विजयनाथ धाम मंदिर, ये एक मंदिर है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंदौर में, उज्जैन में, कटनी में, सीधी में? आप सभी लोग करंट अफेयर्स देखते हैं लेकिन इसके आंसर बहुत कम लोग देते हैं। आप सभी लोग इसके आंसर जरूर दिया करें। आप चाहे तो ABCD के फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, लेकिन यदि विजयनाथ धाम मंदिर के बारे में 3 से 4 बातें आपको पता है कि किस शैली में बना है, किस जिले में या उस जिले से जुड़ी कोई चीज है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जिनके आंसर अच्छे होंगे, एग्जाम गुरुजी की तरफ से उन्हें हार्ट दिया जाएगा और पिन कर दिया जाएगा, बाकी लोग उस आंसर्स को पढ़ सके। हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है आप सभी के माध्यम से, आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। राइट आंसर नीचे कमेंट करके जरूर दें। आप PSC या व्यापम से जुड़े हुए कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इस पर आपको ज्यादा जानकारी नीचे दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। करंट अफेयर पसंद आता है तो इसको शेयर करना नहीं भूलें। PDF एग्जाम गुरुजी के जो टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर लेना है। तब तक फिर मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।